नमस्कार स्टूडेंट, आज आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक रहेगा परपरागण हेतु पाए जाने वाले अनुकूलन। तो परपरागण हेतु कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? तो ये 5 प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। और ये 5 प्रकार के अनुकूलन कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे पहले वाला है एक लिंगिता। आपने पढ़ा होगा एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगिता क्या है? ऐसे पादपों के पुष्प जिसमें पुंकेसर, ऐसे पादपों के पुष्प जिसमें पुंकेसर, ये पुंकेसर नर जननांग वाला भाग है। और दूसरा कौन सा? जायांग, इसे अपन स्त्री केसर वाला भाग कहते हैं। यदि पुंकेसर और जायांग दोनों में से कोई एक उपस्थित हो तो ऐसे पादपों के पुष्पों को अपन कहते हैं क्या? एक लिंगिता कहते हैं। अब कौन कौन से पादपों के जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी हैं? तो वो है जैसे पपीता है, घिया है, मक्का है, खीरा है, ये सभी कैसे हैं? एक लिंगी पुष्प। दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है भिन्न काल पक्वता। देखो भिन्न काल पक्वता में क्या होगा? ऐसे पादपों के पुष्प जिनमें प्राकोष और वृत्तिकागर, यदि दोनों का परिपक्व समय अलग अलग होता है तो उससे अपन क्या कहेंगे? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था यदि प्राकोष और वृत्तिका दोनों का परिपक्व समय समान होता है या एक समय में परिपक्व होते हैं तो उसे अपन कहते हैं समकाल पक्वता। ठीक है ना? तो भिन्न काल पक्वता किसे कहेंगे? ऐसे पादपों के पुष्प जिनमें प्राकोष और वृत्तिकागर दोनों का परिपक्व समय अलग अलग हो तो उसे अपन कहेंगे भिन्न काल पक्वता। तो भिन्न काल पक्वता को 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग कौन कौन से? एक पूर्वता है और दूसरा कौन सा है? स्त्री पूर्वता है। देखो पूर्वता में सबसे पहले प्राकोष परिपक्व होंगे और उसके बाद में कौन परिपक्व होगा? वृत्तिकागर परिपक्व होगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे पादपों के पुष्प जिसमें वृत्तिकागर से पहले प्राकोष परिपक्व होते हैं उससे अपन पूर्वता कहते हैं। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा साल्विया है, कपास है और गुड़हल है। स्त्री पूर्वता में ध्यान रखना, स्त्री केसर या जायांग वाला भाग परिपक्व होगा तो सबसे पहले इसमें वृत्तिकागर परिपक्व होगा और बाद में कौन परिपक्व होगा? प्राकोष परिपक्व होगा। इसका उदाहरण हो जाएगा ब्रेसिकेसी कुल के पादप और जिसमें कौन आती है? सरसों आती है। उसके बाद में तीसरा है हमारा सौबंध्यता। सौबंध्यता में क्या होंगे? कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो स्वयं के द्वारा विकसित और स्वयं के द्वारा क्या विकसित है? परागकण। ये परागकण आनुवंशिक बाधा के कारण उसी पुष्प की वृत्तिकागर पर क्या नहीं हो पाते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं सौबंध्यता। किसे कहेंगे? सौबंध्यता। कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो स्वयं के द्वारा विकसित और स्वयं के द्वारा क्या विकसित है? परागकण। उसी पुष्प की वृत्तिकागर के ऊपर वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते। तो उसे अपन कहते हैं सौबंध्यता। यानी कि कहने का मतलब इसमें भी परपरागण पाया जाएगा, जैसे सेब है, अंगूर है। दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो हर्कोगैमी है। हर्कोगैमी में क्या होगा? वृत्तिकागर और प्राकोष के मध्य, ये वृत्तिकागर है और ये कौन सा है? प्राकोष। वृत्तिकागर और प्राकोष के मध्य
किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाता है और उस अवरोध के कारण प्राकोष और वृत्तिक आगर के मध्य क्या नहीं हो पाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाएगा, जैसे अपन इसमें उदाहरण लेते हैं, कैरियोप्लेसी कुल के जो पादप है, उन कैरियोप्लेसी कुल के पादपों में जो वृत्तिका होती है वो लंबी है। वृत्तिका कैसी, ये वृत्तिका लंबी है, ये वृत्तिका है, ये वृत्तिका क्या होती है, लंबी होती है। और पुंकेसर कैसे होते हैं, पुंकेसर होते हैं छोटे, ऐसे छोटे होते हैं। जब ये वृत्तिका लंबी पुंकेसर छोटे होते हैं तो ये जो या प्राकोष के ऊपर जो प्राकरण है इस वृत्तिक आगर के ऊपर नहीं पहुंच पाते, यानी कि इनके अंदर संरचनात्मक बाधा आ गई तो इसमें स्वपरागण नहीं होगा। कौन सा परागण हो जाएगा, पर परागण, जिससे अपन कहेंगे क्या, हार्कोगैमी कहते हैं। अपना जो अगला है वो विषम वृत्तिकातु। देखो विषम वृत्तिकातु में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं और दो प्रकार के पुष्प कौन कौन से होंगे, एक ऐसे पुष्प होंगे जिसमें वृत्तिका लंबी होगी और पुंकेसर कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो ऐसे पुष्पों को अपन क्या कहेंगे, पिन-आइड कहते हैं। और दूसरे ऐसे प्रकार के पुष्प होंगे जिसमें वृत्तिका छोटी होगी और पुंकेसर कैसे होंगे, बड़े होंगे, उससे अपन क्या कहते हैं, थरम-आइड कहते हैं। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रिमरोज। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर। ये हमारी परिभाषा हो गई, यानी कि विषम वृत्तिकातु। तो विषम वृत्तिकातु के अंदर क्या होगा, दो प्रकार के पुष्प, एक ऐसे पुष्प होंगे जिसमें वृत्तिका लंबी होगी, पुंकेसर छोटे होंगे, तो ऐसे पुष्पों को अपन क्या कहेंगे, पिन-आइड। और दूसरे ऐसे प्रकार के जो पुष्प होंगे जिसमें वृत्तिका छोटी होगी, पुंकेसर लंबे होंगे, तो ऐसे पुष्पों को अपन क्या कहते हैं, थरम-आइड कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परपरागण की विधियां। तो जो परपरागण है कौन कौन सी विधियों के द्वारा होगा, तो परपरागण निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है और उसमें 5 विधियां हैं। चलो अपन चलते टॉपिक के ऊपर। परपरागण की विधियां। तो जो परपरागण है वो निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहला है वायु परागण। देखो वायु परागण किसे कहेंगे, जब पराग कणों का स्थानांतरण, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है। जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, तो ऐसे परागण को अपन क्या कहेंगे, वायु परागण कहते हैं। ऐसे जो परागण हैं, ये परागण होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे और अत्यधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अत्यधिक संख्या में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं घास के परागण। तो पहला पॉइंट हो गया वायु परागण। जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो उससे अपन क्या कहेंगे, वायु परागण कहते हैं। और ऐसे जो परागकण होंगे वो हल्के होंगे, छोटे होंगे, शुष्क होंगे और संख्या में क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो इसमें अपन जो उदाहरण लेते हैं घास के,
क्योंकि जो घास के जो परागकण होते हैं वो छोटे, हल्के, अत्यधिक संख्या में होते हैं और इनका स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है। दूसरे जल परागण, परिभाषा नाम से पता चल रही है, जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो ऐसा जिस परागण की क्रिया को अपन क्या कहेंगे? जल परागण कहेंगे। जल जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा है? जैसे जल परागण के प्रकार देखें तो जो जल परागण है वो दो प्रकार का होगा। एक है अधोजल परागण और दूसरा है अधिजल परागण। नाम से पता अधो, देखो जब परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, जब परागण की क्रिया किसके अंदर होती है? जल के भीतर होती है, जल के अंदर होती है, तो ऐसे परागण को अपन कहेंगे अधोजल परागण। एग्जाम्पल ले तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाजास। इनके जो पुष्प हैं, पुष्पों में जो परागण की क्रिया होगी वो जल के कहां होगी? भीतर होती है, जल के अंदर होती है। दूसरा है अधिजल परागण। अधिजल परागण किसे कहेंगे? जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं यदि पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? अधिजल परागण। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा वेलिसनेरिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेलिसनेरिया हो जाएगा। तो अधोजल परागण, इसमें जो परागण की क्रिया होती है इसमें जल के अंदर होगी और इसमें जो परागण की क्रिया होगी अधि में कहां पर होगी? जल की सतह पर होती है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेलिसनेरिया। तो पहला हो गया वायु परागण, दूसरा हो गया जल परागण और तीसरा आता है कीट परागण। कीट परागण, देखो जब परागकणों का स्थानांतरण, जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, तो उससे अपन कीट परागण कहते हैं। जिससे कौन कौन से कीट सहायता करते हैं? जैसे मधुमक्खियां हैं, मक्खियां हैं, रंग है, बीटल है। और सबसे ज्यादा जो कीट परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? सबसे ज्यादा जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है और मधुमक्खियों के द्वारा 80% कीट परागण होता है। क्योंकि जो कीट परागित जो पुष्प होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं और कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है ना? तो कीट परागण किसे कहेंगे? जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो।
जैसे मधुमक्खी, मक्खी, बीटल, घन। तो सबसे ज्यादा जो कीट परागण होगा मधुमक्खियों के द्वारा होगा। कितना प्रतिशत होगा? 80% होगा। कीट परागित पुष्प, यानी कि जिनमें परागणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होते हैं, वे पुष्प कैसे होंगे? रंगीन होंगे, चमकदार होंगे और मकरंद युक्त होंगे। उदाहरण कौन कौन से पादपों के पुष्प हैं? जैसे कपास है, सरसों है और आर्किड है। ठीक है, 3 प्रकार हो गए। उसके बाद में अगला जो प्रकार आता है चौथा, पक्षियों द्वारा परागण। तो नाम से पता चल रहा है जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो? पक्षियों के द्वारा हो, तो उससे अपन पक्षी परागण भी कह सकते हैं। क्योंकि कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो चमकदार, मकरंद युक्त और आकर्षित होते हैं। तो जो पक्षी होते हैं उन चमकदार मकरंद युक्त पुष्पों की ओर आकर्षित होकर उन पुष्पों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो उन पुष्पों के ऊपर जो परागकोश है, परागकोश के ऊपर क्या पाए जाते हैं? परागकण। वो परागकण पक्षियों के शरीर के ऊपर और उनके चोंच के ऊपर लग जाते हैं। जैसे ही वो पक्षी दूसरे पादपों के पुष्पों पर जाकर, उसी जाति के पुष्पों पर जाकर बैठते हैं, तो उनकी वृत्ति कागर के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल लें तो पक्षियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो कौन से पादपों में होती है? जैसे सेमल है और प्लास है। इनमें जो परागण की क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? पक्षियों के द्वारा। पांचवा जो प्रकार आता है चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ के द्वारा भी परागणों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं। कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो कब खिलते हैं? रात्रि के अंदर खिलते हैं। और ये जो चमगादड़ होता है ये कैसा होता है? निशाचर होता है, यानी कि रात्रि में गमन कर रहा है। तो निशाचर होने के कारण ये परागण की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। परागण की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। और ये जो पुष्प होते हैं अत्यधिक मात्रा में मकरंद क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कदम है, इमली है और कचनार। इनमें जो परागण की क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? चमगादड़ के द्वारा। क्योंकि कुछ पादपों के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं, अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, और चमगादड़ निशाचर होता है, रात्रि में गमन करता है, तो ये परागण में सहायता कर देता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कदम है, इमली है और कचनार है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये इमली कौन सी होगी? ये इमली जो होगी यहाँ पर कौन सी होगी? गोरख इमली होगी। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? जैसे सैरोपरक्स है, सैरोपरक्स है, और दूसरा कौन सा है? आर्किड्स में जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा? घोंघू के द्वारा। और एक है गुलमोहर और सेमल। गुलमोहर और सेमल में किसके द्वारा परागण होगा? गुलमोहर और सेमल में गिलहरी द्वारा परागण होता है। ये जो सेमल है, इस सेमल में
पक्षी द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। सारक वृक्ष और आर्किड में जो परागण होगा वो घोंगे के द्वारा होगा। गुलमोहर और सेमल में जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा। लेकिन सेमल है, सेमल में जो परागण है वो पक्षियों के द्वारा ही होगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट ये है निम्फिया। निम्फिया ये जलीय पादप है, लेकिन इसमें कैसा परागण पाया जाता है? इसमें कीट परागण पाया जाता है। निम्फिया जलीय पादप है, लेकिन फिर भी इसमें कैसा परागण पाया जाता है? कीट परागण। तो ये 5 विधियां हो गई: जल परागण, वायु परागण, पक्षियों के द्वारा परागण, चमगादड़ के द्वारा परागण और कीटों के द्वारा परागण। आज का इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास आगे की टाइम।